बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस, ये एक सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हिंदी है नेगेटिव का। इसको ट्रांसलेट करना कैसे है? तो देखिए, इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास प्रारूप होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग मेरे पहले के वीडियोस देख चुके हैं उनको पता है कि प्रारूप क्या होता है। प्रारूप एक फॉर्मूले की तरह होता है जिसका इस्तेमाल करके हम इस सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगर आपको प्रारूप अच्छे से याद है तो आप कभी भी कहीं भी किसी भी सेंटेंस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को सुनेंगे और फिर उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो ये हमारा सेंटेंस है और ये हमारा प्रारूप है। तो इसको ट्रांसलेट करते कैसे? सबसे पहले आपने हिंदी वाले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरह की चीज़ों को ढूंढना है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा ये सेंटेंस है, मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैं सब्जेक्ट होने का मतलब है, सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके द्वारा क्रिया होती है। मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ की जो क्रिया है किसके द्वारा हो रही है या नहीं हो रही है? मैं के द्वारा। मैं नहीं जा रहा हूँ, तो मैं हमारा सब्जेक्ट है। दूसरा हमारी वर्ब, जा रहा हूँ, जाना, ये है हमारी वर्ब। वर्ब क्रिया से कहते हैं जैसे कि जाना, खाना, आना, पीना वगैरह वगैरह। और फिर हमारा ऑब्जेक्ट, ऑफिस। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो हमने ढूंढ लिया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सेम चीज़ आपने भी करनी है। जब भी आप ट्रांसलेट करने लगे आपने सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है, फिर वर्ब को ढूंढना है, फिर आपने ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। अब हमारा जो प्रारूप है हम इसका इस्तेमाल करेंगे। प्रारूप क्या कहता है? प्रारूप का मतलब ये होता है कि कहाँ पर सब्जेक्ट को रखना है, कहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब को इंसर्ट करना है, कहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है, कहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट रखना है और कहाँ पर हमें ईटीसी यानी कि एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उनको इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें इंसर्ट करना है सब्जेक्ट को। तो हमारे इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? मैं को अंग्रेजी में कहते हैं आई। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट आई, फिर आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एन। आई के साथ सहायक क्रिया एम का इस्तेमाल किया जाता है। आई एम, चूंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आई एम नॉट, ठीक है। फिर आती है हमारी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो हमारी क्रिया क्या है? जाना। जाना को अंग्रेजी में कहते हैं गो। गो की फर्स्ट फॉर्म गो और उसके साथ आईएनजी, गोइंग। आई एम नॉट गोइंग। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑफिस। तो आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस। और फिर हमारा ईटीसी में क्या आता है? आज, अब, कल वगैरह वगैरह, आज यानी कि टुडे। तो आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे। मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। तो फिर से हम देख लेते हैं हमारा प्रारूप क्या था। सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब एम, फिर नॉट, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी गोइंग, फिर हमारा ऑब्जेक्ट टू ऑफिस और फिर ईटीसी टुडे। तो आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे। तो देखा आप लोगों ने कितना आसान है किसी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना। बस आपको प्रारूप अच्छे से याद होना चाहिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसको अच्छे से आपने याद कर लेना है। देन आप कभी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे। इससे आपकी
ग्रामर भी स्ट्रांग होगी और आपकी स्पीकिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। जब भी आप कोई सेंटेंस बोलना चाहेंगे तो आपको पता होगा कि सब्जेक्ट कहाँ रखना है, वर्ब कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप किसी से कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने, मैं आ रहा हूँ, तो आपको पता है कि मैं सब्जेक्ट को पहले रखना आई, उसके साथ आपने फिर सहायक क्रिया एम, आई एम, आ रहा हूँ, कमिंग, मैं आ रहा हूँ, कमिंग टू मीट यू, तुमसे मिलने के लिए। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। वे अब क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ये भी एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वो भी नेगेटिव बारी। इसको भी हम इसके माध्यम से ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। और सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट लिखना है। हमारा सब्जेक्ट क्या है इस पूरे सेंटेंस में? हमारा सब्जेक्ट है दे, वे, और इसको कहते हैं अंग्रेजी में दे। फिर आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो दे के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है प्रेजेंट में? आर। फिर आता है नॉट, दे आर नॉट। फिर आती है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्रिया क्या है? खेल रहे हैं, खेल रही हैं, ये हमारी वर्ब है। और उसको खेलना को अंग्रेजी में कहते हैं प्ले, और उसके साथ आईएनजी की फॉर्म। तो दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग। फिर आता हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट अब, यानी कि नाउ। तो दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट नाउ, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट नाउ। वो अब क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूजन है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी सहायक क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि आई के साथ आप एम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ही, शी, इट, दिस, दैट। इन सारे सब्जेक्ट के साथ ही, शी, ही माने वह, शी माने वह, इट माने ये, दिस माने ये, दैट माने वह, सिंगुलर सब्जेक्ट। इन सारे सब्जेक्ट के साथ आप सहायक क्रिया इज का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा यू, वी, दे या प्लूरल। यू यानी कि तुम, वी यानी कि हम, दे यानी कि वे, प्लूरल यानी कि बहुवचन करता, यानी कि अगर दो नाम एक साथ आते हैं। तो ये अगर सब्जेक्ट हो तो आर का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट अगर ये हो तो इस का इस्तेमाल करेंगे, और सब्जेक्ट अगर आई हो तो एन का इस्तेमाल करेंगे। इस पूरे सिनारियो को आपने अच्छे से याद कर लेना है। देखिए दोस्तों, अगर हम टेंसेस को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स है वो हमें ज़रूर याद करने पड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि स्पीकिंग करने के लिए इंग्लिश ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये बात पूरी तरह से ठीक नहीं है। अगर आप इंडिया में रहते हैं, ऐसे देश में रहते हैं जो नॉन स्पीकिंग कंट्रीज़ में से है जहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती, तो किसी भी भाषा को बोलने के लिए उसकी बेसिक ग्रामर की नॉलेज होना बेहद ज़रूरी होता है। इसको कभी भी इग्नोर मत कीजिए। आपको रूल को याद करना है, क्योंकि रूल्स हमेशा के लिए याद नहीं किए जाते। आपने बस अपना कुछ थोड़ा सा वक्त रूल्स याद करने के लिए देना होता है, उसके बाद आपको वो रूल्स मुँह ज़बानी याद हो जाते हैं। आप उन रूल्स को कभी भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं और उनका यूज़ करके सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप अपनी स्टडीज़ करते हैं तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग पे बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो इस बात को याद रखिएगा कि बेहतरीन ज़बान बोलने के लिए उस ज़बान की ग्रामर आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम सीख रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग, तो इंग्लिश स्पीकिंग की जो बेसिक ग्रामर है वो बहुत ही ज़रूरी है सीखने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के साथ कौन सी सहायक क्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि प्रारूप में कहाँ आईएनजी लगना है, कहाँ ऑब्जेक्ट लगना है। ये सारी चीज़ें याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक शीट भी शेयर करूंगा जिसमें बहुत सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे जिनको पढ़कर इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं घर बैठे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें और मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस तरह से हम पूरे टेंस का जो चैप्टर उन सबको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।